नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधीश उपाध्याय। हम यहाँ देवभूमि की सुरम्य वादियों में बैठे हुए हैं। ये पिथौरागढ़ जनपद का एक सीमांत गांव है पीपली। इसके बगल में माँ महाकाली की धारा बहती है और उस पार नेपाल की वादियां भी नजर आती हैं। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी अश्वगंधा के गुण धर्म के बारे में, उसकी चिकित्सीय लाभ के बारे में। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती से सीमांत और लघु किसान या बड़ी जोत वाले किसान किस प्रकार परंपरागत खेती से अलग हटके इस कृषि को अपना के आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही जो बाजार में विभिन्न प्रकार के अडल्ट्रेटेड अश्वगंधा या फिर कम गुणवत्ता वाली अश्वगंधा मिल रही है, उसकी आपूर्ति, एक गुणवत्ता युक्त अश्वगंधा की आपूर्ति फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि अश्वगंधा की खेती किन क्षेत्रों में, विशेषकर हमारे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में किस प्रकार हम अश्वगंधा की खेती से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हम इस माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी बल प्रदान कर सकते हैं। साथियों, अश्वगंधा की खेती 1400 मीटर से जितने भी क्षेत्र हैं, जो अच्छी जल निकासी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अश्वगंधा की खेती की जा सकती है और गुणवत्ता युक्त अश्वगंधा की खेती की जा सकती है। यही नहीं, उत्तराखंड के बहुत सारे जिलों में, मैदानी जिले तो मुख्य रूप से हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इसके साथ देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी के नीचे के क्षेत्र, जो जल निकासी वाले क्षेत्र हैं, इसके साथ में और भी ऊपर के पहाड़ के, चाहे पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, इन इलाकों को ऐसे स्थान जो घाटी वाले स्थान है, कम ऊंचाई वाले स्थान है, गर्म क्षेत्र हैं, उन स्थानों पर भी अश्वगंधा की खेती निश्चित रूप से की जा सकती है। तो हम कुछ तकनीकी बातों को करेंगे अश्वगंधा की खेती से संबंधित इस वीडियो में। तो मेरा निवेदन है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। देवभूमि उत्तराखंड या गैर हिमालयी प्रदेश के छोटे और सीमांत किसान एक समूह बनाकर, सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह बनाकर, और बड़े किसान, जो बड़े जोत वाले किसान हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पर अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए जो मैंने पहले ही बताया कि जो भी जल निकासी वाले स्थान हैं और बलुई और दोमट मिट्टी वाले स्थान हैं, उन स्थानों पर अश्वगंधा की खेती बेहतर रूप से की जा सकती है। जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी खेती की जाती है। दो प्रकार से इसकी खेती की जा सकती है। पहली तो छिड़काव विधि से और दूसरी रोपाई की विधि से। रोपाई के लिए, नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है, जबकि यदि हम छिड़काव विधि से करते हैं खेती तो उसके लिए हमें 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसके साथ में हम जो हम रोपाई करते हैं या पौधों को लगाते हैं या बीज का छिड़काव करते हैं, तो दो पौधों के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी और 2 पंक्तियों के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बुआई से लगभग 1 माह पूर्व हम खाद की बात करें तो रासायनिक खादों का प्रयोग अवॉइड करना ही बेहतर है। शायद आप सभी लोगों ने सुना हो कि हमारे जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं या फूड सप्लीमेंट्स हैं,
उनका निर्यात कई कारणों से बाधित हो जाता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो उत्पाद हैं, आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, उन उत्पादों में हैवी मेटल्स की मात्रा, पेस्टिसाइड्स की मात्रा, केमिकल्स की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई जाती है। तो इसलिए हम अगर अश्वगंधा की खेती ऑर्गेनिक रूप से करते हैं और इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी करा पाते हैं, तो ये ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है और साथ ही हम सोसाइटी को कुछ अच्छा भी दे सकते हैं। इसलिए खाद के रूप में हम इसकी बुआई से 1 महीने पूर्व 1 हेक्टेयर में लगभग 5 ट्रॉली कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद बुआई के बाद जब फसल तैयार होने लगती है, तो बीच बीच में आवश्यकता अनुसार हम बायो फर्टिलाइजर्स का, कंपोस्ट का या गोबर की खाद का बीच बीच में प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई की सामान्य रूप से आवश्यकता नहीं होती है अगर बारिश ठीक ठाक हो। यदि किसी कारणवश बस आवश्यकता पड़ जाए तो सिंचाई हमें आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। अश्वगंधा की बेहतर किस्मों की बात करें तो इसकी जो बेहतर किस्में हैं, WS20 है, जिसको जवाहरी भी बोलते हैं, WSR और पोषिता इसकी अच्छी किस्में मानी जाती हैं, किसान जिनका प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 25 से 30 दिन बाद इसकी निराई और गुड़ाई हम कर सकते हैं और प्रति वर्ग मीटर 60 पौधे के हिसाब से हम छटाई कर लेते हैं, तो उससे जड़ों को अच्छी तरह से विकसित होने का स्थान मिलता है। बात करें अश्वगंधा की फसल सुरक्षा की, तो इसमें मुख्य रूप से माहू और झुलसा रोग का प्रकोप होता है, जिसे दूर करने के लिए हम बायो पेस्टिसाइड्स या गोमूत्र या किसी वैज्ञानिक से सलाह लेकर हम किसी प्रकार के गैर रासायनिक पेस्टिसाइड्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा की फसल 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग उसी के बाद की जानी चाहिए। तो इसके बीज को और जड़ को सुखा के हम सुरक्षित रख लेते हैं और अगर एक सामूहिक रूप से इसकी खेती की जा रही है तो पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा सकता है स्थानीय स्तर पर, जिसमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग की फैसिलिटी हो, पल्वराइजिंग की फैसिलिटी हो, पाउडर आदि बनाने की। तो इस तरह से हम बैकवर्ड लिंकेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। पारंपरिक खेती में हो रहे नुकसान को देखते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के गैर परंपरागत कृषि को अपनाकर किसान बेहतर रूप से आर्थिक लाभ कमा सकते हैं और कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है। सामान्य परंपरागत खेती की तुलना में अश्वगंधा की खेती कम लागत वाली है और कम बचाव करने की जरूरत है और इस खेती से किसान परंपरागत खेती की तुलना में 3 से 5 गुना तक अधिक आय प्राप्त कर सकता है। तो चाहे उत्तराखंड के किसान हो या उत्तराखंड से बाहर के किसान हो, वो अश्वगंधा सहित विभिन्न जड़ी बूटियों की खेती या फल सब्जियों की खेती अपनाकर वो प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी मदद कर सकते हैं और हमारी जड़ी बूटियों के संरक्षण और भौगोलिक संपदा के संरक्षण और उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखने में भी
मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई जड़ी बूटी के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे।